हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप टाइम मैनेज किस तरह से कर सकते हैं, आंसर शीट कैसे आप लिख सकते हैं। कुछ आंसर शीट भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जो बोर्ड के टॉपर्स की है और सीबीएसई की वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। हालांकि वो अप्लाइड मैथ्स की नहीं है, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स की अभी कोई आंसर शीट उन्होंने अपलोड नहीं करी है, लेकिन मैथमेटिक्स की शीट अपलोड करी है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जो काम हमें उसमें करना होता है उसी तरह का काम हमें इसमें करना होता है। तो उन आंसर शीट से हम थोड़ा समझ पाएंगे कि कैसे हमें अपने आंसर्स को लिखना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये ऑथेंटिक है बिल्कुल, क्योंकि सीबीएसई की जो वेबसाइट है उस पर आप जाके डालेंगे ना टॉपर्स आंसर शीट या मॉडल आंसर्स, तो वहाँ पर आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर ये आंसर शीट मिल भी जाएंगी। तो वहाँ से आप उसको और अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह से जो टॉपर्स बच्चे हैं उन्होंने अपने आंसर्स कैसे वहाँ पर लिखे थे। और मार्किंग इसमें आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो सीबीएसई जो अपलोड करती है तो उसमें से वो मार्क्स वाला जो कॉलम है उसको एडिट करके फिर वो अपलोड करती है। तो पहले वो आंसर शीट देख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी बात करते हैं कि आपको जो पेपर है आपको उसमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, और कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कितनी देर में आपका पेपर कितने सेक्शन कितनी देर के अंदर आपका खत्म हो जाना चाहिए। सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं एक बार नज़र डालकर कि आंसर शीट आपको किस तरीके से यहाँ पर दी गई है। तो देखिए, ये जो आंसर शीट है हमारे पास, ये 2020 जो 3 में एग्जामिनेशन हुआ था ये उसकी आंसर शीट है। हालांकि आगे जो डिटेल्स है वो सीबीएसई ने हाइड कर रखी है, लेकिन आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो। ये आंसर शीट सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने ली है। अब यहाँ पर ये पहला सेक्शन बच्चे ने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, जो पहला जो पेज है वो बच्चे ने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो टीचर जब ब्लैंक पेपर होता है तो उसके ऊपर से क्रॉस मार देते हैं कि हाँ टीचर ने ये पेपर देख लिया है, उस पर कुछ नहीं लिखा है, तो उस पर ऐसे क्रॉस मार देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब सेक्शन ए से बच्चे ने स्टार्ट किया है, थोड़ा आपको यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत दिखने में दिक्कत हो तो आप, जैसे मैंने बताया कि आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाना, वहाँ पर आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर उसको आप अच्छे से देख सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत क्लियरली यहाँ पर विजिबल नहीं है तो यहाँ पर जैसे सेक्शन ए से जब बच्चे ने स्टार्ट किया तो पहला क्वेश्चन लिखा है। और बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि सर क्या हमें जो एमसीक्यूज होंगे उसमें एक्सप्लेनेशन लिखना ज़रूरी है या नहीं है। तो आपका जवाब देखो यहीं पर ही है। पहले क्वेश्चन का बच्चे ने आंसर लिखा है यहाँ पर बी। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चे ने यहां पर लिखा है बी, और बी के आगे उसने यहां पर ऑप्शन लिख दिया कि ऑप्शन उसका क्या था, मतलब आंसर क्या था। खाली ये बी लिख के नहीं छोड़ दिया, जो भी उसके ऑप्शन में आंसर था वो आंसर भी उसने यहां पर मार्क कर दिया है 4। ठीक है, और यहाँ पर टीचर ने टिक कर रखा है। ऐसे यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, ये थोड़ा उसका लिखने का स्टाइल है, आपको ऐसे दिख रहा होगा ना, ये ऐसे क्रॉस करके, ये उसका मेरे ख्याल लिखने का स्टाइल है। इस तरीके से उसने निशान डाल रखा है। वो ज़रूरी नहीं है, वो सबका अपना अपना स्टाइल होता है। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, इस तरह से लाइन डाल दो या कुछ भी करो या मत डालो, क्या फ़र्क पड़ना है उससे। उसके बाद आंसर लिखा, आंसर के बाद उसने यहाँ पर ऑप्शन भी मैंशन कर दिया है ताकि कोई उसमें डाउट ना रहे कि कौन सा आंसर बच्चा देना चाह रहा था। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का आंसर लिख दिया ए, उसका आगे क्या आंसर था उसने लिख दिया यहाँ पर 1। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आंसर लिख दिया सी, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स। तो एमसीक्यू में जहां पर वर्किंग जरूरी नहीं है वहां पर आप वर्किंग दिखाओगे क्या। ठीक है, और जहां पर वर्किंग की बात आती है, जैसे यहां पर आगे इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसने इसकी वर्किंग दिखाई है। यहाँ पर इससे ये लैम्डा की वैल्यू पूछी गई थी, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये अल्फा की वैल्यू पूछी गई थी, अल्फा की वैल्यू आपने निकालनी है। अब ये वैल्यू तो आपने निकालनी ही है, और निकालनी ही है तो आपको निकालने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वर्किंग नेसेसरी है, यानी जहाँ पर आपको बिना वर्किंग करे आप आंसर लिख ही नहीं सकते हो, तो वहाँ तो आपको करना ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए हाँ ये हो सकता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप इस वर्किंग को दिखाओ। आपने जैसे यहाँ साइड में आपने रफ के लिए स्पेस बना रखा है, आपने यहाँ रफ में काम कर लिया, आपने सीधा यहाँ पर आंसर मेंशन कर दिया, भाई आंसर है इसका डी, उसका ऑप्शन है यहाँ पर 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिख दिया। ये जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है ये बेशक आप यहाँ ना भी दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपने रफ में कर रखा है, ठीक है, जैसे भी कर रखा है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको ये वर्किंग दिखानी है। आपका बस यहाँ पर जब एमसीक्यू क्वेश्चंस आप करोगे, क्वेश्चन नंबर होना चाहिए, उसका जो ऑप्शन है वो आप लिख दो, और ऑप्शन के साथ में जो आंसर उसने वहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन बी में आंसर 2 लिखा हुआ है तो 2 भी आप लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय ए बी सी डी ऐसे लिखने के। आंसर भी आप मेंशन करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी लगेगी। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं सेक्शन ए में। ये सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पर ये देखो सारा जो रफ काम है इस बच्चे ने यहीं पर ही रफ काम कर रखा है। रफ काम के लिए ये नहीं कि आपको बैक साइड पे जाना है, आप उसने रफ काम सारा यहीं पर कर रखा है। यहाँ पर ये जो लाइंस होती हैं ये आपको ऑलरेडी शीट के अंदर डली हुई होती हैं। ये लाइन बच्चे ने डाल रखी है, वो आपकी मर्जी है कि आप इसको डालो या मत डालो। आपने सीधा बस एक स्पेस बनाकर अपना रफ काम यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। तो ये सारे क्वेश्चन अपने सेक्शन ए के कंप्लीट किए। उसके बाद आ गया सेक्शन बी पर। सेक्शन बी पे कोई क्वेश्चन नंबर मेंशन है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन किया है, फिर अगला क्वेश्चन किया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब आपने एक क्वेश्चन खत्म किया, खत्म करने के बाद यहाँ पर और उससे आगे जब आप चले तो आपने 2-3 लाइन का गैप छोड़ दिया। गैप छोड़ दिया ताकि आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आप उसको सेपरेटली दिखा सको। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, लाइन मारते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया, खत्म करने के बाद यहाँ पर फिर इस तरीके से सजाते हैं, ये लाइन मार दी यहाँ पर, ठीक है, फिर लाइन मार दी, इस तरह से कुछ सजाने का काम करते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 2-3 लाइन छोड़ो, आपका जो गैप है वो अपने आप मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं सेक्शन बी। ये पूरा सेक्शन बी इसने जितने भी क्वेश्चन थे सेक्शन बी के सारे इसने यहीं पर ही किए हुए हैं, ठीक है। ये टिक टिक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टीचर की चेकिंग है। लेकिन इसको मार्क्स कितने मिले यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने हाइड कर रखी है, तो मार्क्स कितने मिले ये यहाँ पर शो नहीं कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे ही मतलब फिर सेक्शन सी लिया, सेक्शन सी में ये पूरा क्वेश्चन करे, ठीक है। इस तरह से आप सेक्शन वाइज एक सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक साथ ही करने चाहिए। और एक क्वेश्चन आता है बच्चों का जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है। अब देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन यहाँ पर इसने कर रखा है। अब यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन था यहाँ वाला, इससे पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है और ग्राफ का क्वेश्चन ये 32 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो 32 क्वेश्चन चल रहा है, ये यहाँ पर डेरिवेटिव का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एओडी का क्वेश्चन है। तो उसके बाद ये पूरा एओडी का क्वेश्चन चल रहा है, उसके बाद ग्राफ बन गया। और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ग्राफ की 2 शीट आपको मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो भी मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन नहीं है, जिसका मतलब वो ग्राफ बना हुआ है। तो जहां पर ग्राफ बना हुआ है आपको ग्राफ जिस क्वेश्चन में मैंडेटरी होगा आप ग्राफ पेपर पर ही ग्राफ बनाओ। आप शीट में ग्राफ बनाओगे तो आपको मार्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है, इक्वल इक्वल मार्किंग करनी पड़ेगी, तो वो आपका टाइम खामखा का बेकार करेगा। आप कोई भी सेक्शन कर रहे हो, आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन जहां पर भी आए वहां पर आप सीक्वेंस को ब्रेक कर सकते हो और अपना ग्राफ वाला क्वेश्चन ग्राफ के साथ ही आप कर दोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आपको ग्राफ बार बार पलटना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से अपनी जो आंसर शीट है बहुत अच्छे से आप मेंटेन कर सकते हो। तो इस बच्चे ने हर एक क्वेश्चन कर रखा है, बस इसमें थोड़ा सा कमी मुझे ये लग रही है कि जब आंसर इसने लिखा है तो आंसर को हाईलाइट नहीं किया है। जैसे ये इसका आंसर आ गया तो आंसर को बेटर है कि आप हाईलाइट कर दो, ठीक है। ये आपका ए इनवर्स निकाला था इसने, जो ए इनवर्स का जो आंसर है इसको आप हाईलाइट कर दो कि ये आपका आंसर है। तो थोड़ा सा एग्जामिनर को भी आसानी रहती है कि हाँ बच्चे का आंसर ये यहाँ पर आ गया है, वो आंसर उसे यहाँ पर दिखता है, अपना एंड में आपका आंसर सही है और जो उनकी मार्किंग स्कीम होती है उससे भी आंसर मैच करता है। तो ये दोनों चीज़ें मैच करती है तो बीच के जो स्टेप्स होते हैं ना वो कई बार वहाँ पर आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग सही करी है, एंड भी आपने सही कर रखा है, दैट मीन्स बीच में सब कुछ ठीक हो गई। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ आपने वहाँ मिस भी कर दी होगी, कहीं पर यूनिट लिखना भूल गए होंगे, तो वहाँ पर आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह एक शीट और मैं आपको दिखाता हूँ जो कि एग्जामिनेशन 2020 की शीट है, क्योंकि बीच में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 टर्म हुए थे तो वो हमने यहाँ पर नहीं लिया है। तो यहाँ पर एक शीट और हमारे पास है, अब यहाँ पर बहुत बच्चे का क्वेश्चन ये भी रहता है कि जो टॉपर्स जो बच्चे होंगे क्या सेक्शन ए से करना ही ज़रूरी है। तो उसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, उसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। खुल जा सिम, बड़ा टाइम लगा रहा है। अरे अरे, खुल गया, ठीक है। यहाँ पर जो बाकी डिटेल्स है वो सब हाइड कर रखी है। ये 17 मार्च 2020 का एग्ज़ाम है, ठीक है। ये सारा डिटेल आप भरते ही हो, आप लोगों ने पहला पेपर एक दे ही है इंग्लिश का, तो आपको पता ही है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें, यहाँ पर देखिए इसने स्टार्ट कर दिया सेक्शन डी से, और ये जो आंसर शीट है ये भी सीबीएसई की वेबसाइट पर ही अपलोड है। तो यहाँ पर सेक्शन डी से उसने स्टार्ट कर रखा है, यानी आप सेक्शन ए से कर रहे हो, सेक्शन बी से कर रहे हो, सी से कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
ठीक है, बस फर्क पड़ता है आपकी प्रेजेंटेशन से। अब क्वेश्चन इसने बड़े नीट एंड क्लीन कर रखे हैं, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर मार्क किया हुआ है, क्वेश्चन पूरा किया हुआ है, फिगर बढ़िया से बना रखी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर, और ये इसका यहाँ पर ये आंसर आ गया, बकायदा इसने दिखाया, हैंड्स प्रूव्ड, क्वेश्चन यहाँ खत्म किया। ये बीच का स्पेस उसको लग रहा था अगले क्वेश्चन के लिए इनफ नहीं है, तो उसने ये वाला स्पेस पूरा ही छोड़ दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज से उसने क्वेश्चन स्टार्ट किया है। ठीक है, जो जिस क्वेश्चन में फिगर की रिक्वायरमेंट होगी, फिगर आपको जरूर बनानी है। जो ग्राफ में बनाने लायक है वो ग्राफ में बनाओ, अदरवाइज आप शीट पे बना दो। ठीक है, ये इस तरह से चल रहा है आपके पास पूरा। क्वेश्चन नंबर 35 आ गया। तो इसने सेक्शन डी के जितने भी क्वेश्चन करने थे वो सेक्शन डी के क्वेश्चन इसने इकट्ठे कर दिए। ये काफ़ी सारा स्पेस छोड़ दिया, इतना स्पेस भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन ये 36 क्वेश्चन लिया। ठीक है, ये 36 क्वेश्चन कर दिया। उसके बाद फिर आ गया सेक्शन सी पे। अब यहाँ पर इसको देखो कितने मार्क्स मिले हुए हैं, वो हाइड कर रखा है। तो सेक्शन सी के ये क्वेश्चन हो गए। फिर सेक्शन सी से चलता है, सेक्शन इस तरह से आगे अपना बढ़ता रहता है। सेक्शन सी के क्वेश्चन जितने भी थे, ठीक है, सारे इकट्ठे करे। फिर सेक्शन बी पे आ जाएगा, और ये देखो ग्राफ का क्वेश्चन है। अब ये ग्राफ का क्वेश्चन मैट्रिक्स का क्वेश्चन था इनका, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था। इसमें ये वाला क्वेश्चन इनका दूसरे टॉपिक का है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद हाँ जी, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये अब दूसरा ही है। मतलब जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है वो यहाँ ना तो यहाँ है ना तो वहाँ है, यानी जहाँ पर भी ग्राफ बनना था वो ग्राफ वाला क्वेश्चन उसने वहाँ पर किया हुआ है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपका ग्राफ का जो भी क्वेश्चन आता है वो आप वहीं पर ही करो जहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। ये नहीं कि आप उसके लिए, आपका ये हो सकता है कि आपने सॉल्यूशन उसका अलग कर रखा हो, तो आप उसमें लिख दें कि ग्राफ ऑन द नेक्स्ट पेजेस या ग्राफ ऑन द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन इन ऑन द ग्राफ पेपर। इस तरह से आप वहाँ पर मेंशन कर दो, ताकि टीचर को कोई भी समझने में दिक्कत ना हो कि आपने ग्राफ बनाया है या नहीं बनाया है। तो उसके बाद ये पूरा लास्ट में ने सेक्शन ए अटेम्प्ट किया है। ये लास्ट में सेक्शन ए पर आया, और यहाँ पर भी देखो जिस क्वेश्चन में वर्किंग की रिक्वायरमेंट है, जो आपने मैंडेटरी क्वेश्चन में करनी है सॉल्व करने के लिए, वो इसने यहाँ पर कर रखा है। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन लिखा ए, और उसके आगे उसका ऑप्शन क्या था वो ऑप्शन भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर डी, उसका जो आंसर है वो भी इसने यहाँ मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से आप सेक्शन ए बी सी डी ये पूरे आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो दो बच्चों की टॉपर्स की आंसर शीट हुई जो पीछे उन्होंने क्वेश्चन पेपर किए हैं, और सीबीएसई ने उनकी आंसर शीट अपलोड भी कर रखी है। दैट मीन्स आप सेक्शन ए से करो या सेक्शन डी से करो, इसलिए मैंने दोनों आंसर शीट ली है। तो बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर जो स्पेशली जो टॉपर्स बच्चे हैं जो लाना चाहते हैं 95 अबव 90 अबव क्वेश्चन लाना चाहते हैं, उनका ये क्वेश्चन रहता है कि अगर हम सेक्शन ए से करेंगे तो प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी, तो उसमें हमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। मतलब अगर हमने सही सब कुछ सही किया, अगर उल्टा सीधा करेंगे तो फिर हमारे मार्क्स कट सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि आप सेक्शन डी से कर रहे हो या ई से कर रहे हो या सी से कर रहे हो या बी से कर रहे हो, मतलब आप ऑर्डर को चेंज कर रहे हो तो आपके मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब चाहे सेक्शन ए से करो, चाहे सेक्शन डी से करो, चाहे सेक्शन ई से करो। अब हम आते हैं अपनी बात पर कि हमें कैसे करना चाहिए अटेम्प्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो आंसर शीट, जैसे भी हमने देखा कि आंसर शीट आपकी इस हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होती है। ठीक, आपने क्या कर लेना है, इस साइड जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर तो आपको इस तरह से लाइंस ऑलरेडी खिंची खिंचाई मिलती है मार्जिन के लिए। जो रफ वाला स्पेस होता है उसको आप हमेशा इधर रखो। ठीक है, यहाँ पर आप ऊपर मेंशन भी कर सकते हो कि रफ वर्क आप यहाँ पर कर रहे हो। यहाँ पर आपका ये रफ वर्क यहाँ पर ही रहेगा। ठीक है, जो भी काम आपको करना है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी आपका आंसर आएगा, अगर उसके लिए आपको कुछ नीड है रफ काम करने की, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, कोई आपको डिवीजन करना है या कुछ और फार्मूला लिखना है या कुछ भी है, जो क्वेश्चन में दिखाना ज़रूरी है उसको आप क्वेश्चन में दिखाओ। जो आप वर्किंग कर रहे हो बेटर है कि आप यहीं पर ही दिखा दो। लेकिन अगर कुछ ऐसा काम है जो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा करना है, तो आप वहाँ पर उस क्वेश्चन का रफ काम आपको वहीं करना है। रफ काम कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल बैक साइड में करते हैं कि यहाँ पर रफ काम अच्छा नहीं लगेगा। कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं है भैया, आपका क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। आपने यहाँ पर क्या कुछ कैसे राइटिंग लिखी है, क्या कह रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है टीचर को।
टीचर आपको वहां पर ये जज करने नहीं बैठ रहा है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये रफ काम है, ये रफ की तरह ही आपको करना है। आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो इस हिस्से के मिलेंगे कि ये आपने किस तरह से अटेम्प्ट किया है। इसलिए ये आपको अच्छा से करना है, अच्छे से प्रेजेंटेशन करनी है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया, अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करके जब आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करोगे तो वही बीच में थोड़ा सा 2-3 लाइन का गैप छोड़ दो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। अब क्वेश्चन नंबर ए का 1 का मतलब ऑप्शन मान लो आपको पता है कि ए है, आपको आता है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने प्रैक्टिस में कई बार कर रखा है और उसका आंसर आपको पता है कि इसका आंसर से 3 आना है और वो ऑप्शन ए में आपको 3 दे रखा है, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है देखो सॉल्व करने की। टीचर सिर्फ ये चेक करेगा कि आपका जो ऑप्शन है वो सही है और उसका आंसर आपने लिखा हुआ है सही या नहीं लिखा हुआ है। अब वो आपने कैसे किया है कैसे नहीं करा है उससे कोई मतलब नहीं होता टीचर को, ठीक है, चाहे वो अपनी अपनी अकल से किया है या समझ सकते हो कि आपने किक कैसे किया है, उससे कोई मतलब नहीं होता। आपका आंसर सही होना चाहिए एमसीक्यूज में, तो वहां पर आपको पूरी वर्किंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जहां पर वर्किंग नेसेसरी है, जो आप काम कर रहे हो वो तो आप दिखाई दो, उसमें तो दिखाने में कोई बुराई है नहीं, वो आप चाहे यहाँ पर दिखा रहे हो या यहाँ पर दिखा रहे हो, ठीक है, उससे बढ़िया है कि जब आपको करना ही है तो आप यहीं पर ही दिखाओ। तो एमसीक्यू की बात क्लियर होगी, आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ऑप्शन जरूर लिखना है और ऑप्शन के साथ जो आंसर है वो आपको जरूर लिखना है। सेक्शन ए आपने कंप्लीट करा, उसके बाद अब मैं सजेस्ट ये करूंगा आपको कि आप सेक्शन डी या सेक्शन ई अटेम्प्ट करो, सेक्शन डी या सेक्शन ई अटेम्प्ट करो, क्योंकि सेक्शन डी आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का वो सेक्शन है, और ऐसी सेक्शन सी है उसमें 3 क्वेश्चन केस स्टडीज के, टोटल मिलाकर आपके पास वो 12 मार्क्स का है। तो ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, अगर आप इनमें टाइम दोगे तो आपको मतलब इनको टाइम देना ही चाहिए, ठीक है। आपको जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिला, हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिला जो 15 मिनट का आपको रीडिंग टाइम मिलता है, इसका आपको बहुत सही से इस्तेमाल करना है, इसका बहुत सही इस्तेमाल करना है। बहुत से बच्चे इसको वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर मिला है तो अपना पेपर नहीं पढ़ते अपना पेपर नहीं पढ़ते हैं, आसपास देखते हैं कि, और खासकर जो टॉपर्स बच्चे उनकी क्लास में बैठे होते हैं तो उनको देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, या जो बिल्कुल ही वेले बैठे हैं, यार ये भी मस्ती मार रहे हैं, चलो मैं भी मस्ती मार लेता हूँ। यार अपना पेपर, आपका पेपर, आप अपने पेपर में ध्यान दो, दूसरा भी पड़ोसी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसमें टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। ये 15 मिनट का टाइम बहुत प्रीशियस टाइम होता है, और मैं अगर ये बात करूं कि आपके जो 20 एमसीक्यू होते हैं, उन 20 एमसीक्यू में से कम 10 एमसीक्यू तो आप इसी में ही सॉल्व कर लोगे, इसी 15 मिनट के अंदर ही आपको उनके आंसर पता चल जाएंगे। क्योंकि इन एमसीक्यूज में से बहुत से एमसीक्यू ऐसे होंगे जो कि कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, सीधा आपको उसका आंसर पता होता है या नहीं पता होता, दो ही बातें होती हैं, सॉल्यूशन नहीं करना होता, या तो आपको आंसर आता है या आपको आंसर नहीं आता है। मान लो कोई फार्मूला पूछ लिया, ठीक है, कोई जो बेसिक कंसेप्ट है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसमें तो आपको सॉल्व कुछ करना ही नहीं है, वो तो आपको पढ़ते पढ़ते ही पता चल जाएगा। जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप एक पेंसिल अपने हाथ में ज़रूर रखें, और जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं एमसीक्यू में, जो जो आंसर आपको आते हैं उन पे आप हल्का हल्का सा डॉट या टिक जैसे भी टीचर अलाउ करता है अगर कुछ लिखने की तो आप कर लो उसमें, ठीक है। अगर नहीं भी अलाउ करता तो आपको पता तो रहेगा कि भाई इसका आंसर आपने ये पढ़ा था, तो अगर अलाउ करता है तो छोटा सा एक हल्का सा टिक लगा लो इस तरह से, भाई ये इसका आंसर है, आंसर ए है या आंसर बी है, आंसर सी है। यानी उस 20 एमसीक्यू में से 4-5 एमसीक्यू तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, उनके आंसर आपने कर लिए। जो बाकी एमसीक्यू बचे हैं उनमें से भी आप उन पे टिक कर लो जो आपको 100% कॉन्फिडेंट है कि यार ये एमसीक्यू तो मेरे को आता है, मैंने बहुत बार किया हुआ है, ठीक है, वो आप उस पर जरूर टिक कर लोगे, ये एमसीक्यू आपको अच्छे से आता है। और जैसे ही आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है, आपने सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, जैसे मान लो आपने सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको आपको स्टार्टिंग में बेशक लिख दो उनको, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ऐसा नहीं है कि भाई कोई गैप अगर छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत रहेगी आपको। अगली शीट आप उठाओ, अगली शीट पर आप बाकी के जो क्वेश्चन है मतलब इस तरह से करके पूरे क्वेश्चन नंबर 20 के जिस जिसके आंसर आपको पता है ए बी सी डी और जो भी उनका आंसर है आप लिखते जाओ। अब मान लो मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नहीं पता, आप छोड़ दो ये स्पेस, आप छोड़ दो ये स्पेस, ठीक है, क्योंकि अगर आपको बाद में टाइम लगता है तो आप बाद में उसको कर देना। एमसीक्यू में कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको बहुत बड़ा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, आपको बस ऑप्शन पता होना चाहिए, उसका आंसर पता होना चाहिए। तो अगर हम इसको बाद में भी करते हैं तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेक्शन ए के आपके सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे एक ही जगह पर, ठीक है, चाहे आप उसको पहले कर रहे हो चाहे आप उसको बाद में कर रहे हो। तो ये तो सेक्शन ए की कहानी हुई। फिर जब आप सेक्शन बी सी डी ई, अब ये आपको चूज करना है। अब यहाँ पर भी जो रीडिंग टाइम होगा वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। जब आप रीड करोगे क्वेश्चंस को तो आपने देखा भी सेक्शन डी के जो 4 क्वेश्चन थे
सेक्शन डी के जो 4 क्वेश्चन है उन 4 में से तो मुझे 3 तो बहुत अच्छे से आते हैं, या सेक्शन ई के जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है मेरे को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, मैंने कर रखे हैं कई बार, मुझे इनका कंसेप्ट पता है अच्छे से। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि सेक्शन डी और सेक्शन ई में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप सेक्शन डी से या सेक्शन ई से स्टार्ट करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये डाउटफुल मामला है सेक्शन डी या सेक्शन ई, तो आप फिर बेटर है कि सेक्शन 20 पे रह जाओ आप, ठीक है, फिर सीक्वेंस में रहो। तो आपको सेक्शन डी या सेक्शन ई अगर अच्छे से आता है तो आप पहले वही अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो आपकी स्टार्टिंग काफ़ी मैटर करती है कि आप क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपने स्टार्टिंग में ज़्यादा काटा पीटी मचा दी है तो आपका जो इंप्रेशन है वो एग्जामिनर के ऊपर ख़राब होना ही होना है। तो इसलिए बेटर है कि स्टार्टिंग में आप वही एक सेशन अटैम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आता है। और सेक्शन डी जब आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो सेक्शन डी के आपके पास 4 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मान लो 3 क्वेश्चन आते हैं तो आप 3 क्वेश्चन करो, चौथा क्वेश्चन आपको नहीं आता छोड़ दो, उसके लिए स्पेस छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेस छोड़ने की सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको लास्ट में आप अटैम्प्ट करना, जहां पर भी आपका लास्ट में सीक्वेंस बनता है वहीं कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन, अगर सेक्शन डी के 4 क्वेश्चन है आपको 3 ही आते हैं चौथा नहीं आता तो आप सेक्शन डी ना करो, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश ये करनी है कि जितना सीक्वेंस वाइज रहे उतना बेटर रहेगा एग्जामिनर के लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हो तो आपको भी ध्यान रहेगा मैंने ये क्वेश्चन अभी छोड़ रखा है, ये मुझे करना है या नहीं करना है। इसलिए जितना आप सीक्वेंस वाइज रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर सेक्शन डी हो चाहे सेक्शन बी हो चाहे सी हो चाहे ई हो। और जो भी आप अपना आंसर करोगे, आपने क्वेश्चन मान लो यहाँ पर ख़त्म कर दिया, आपका आंसर ये आया, तो कोशिश करो कि आंसर को आप हाईलाइट कर दो या उसके नीचे 2 लाइन लगा दो ऐसे हल्की सी, या ऐसे बॉक्स में लिख दो आप आंसर को अगर आपके पास टाइम है तो, या आप जब लास्ट में जब रिवीजन करोगे तब आप उनको बॉक्सेस में डालते जाना, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। जो कैलकुलेशन आपकी होनी है जैसे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है, अगर आपको डिवीजन करना है, रूट निकालना है, वो सब काम आप यहाँ पर करो, ठीक है। ये रफ वर्क आप यहीं पर ही करना है, किसी को भी रफ वर्क पीछे नहीं करना है। आप ऐसे पेज अल्टा पल्टी करोगे तो आपके 2 4 5 मिनट तो उसमें वेस्ट होंगे ही होंगे, और ये लगा लो 5 मिनट वेस्ट कर रहे हो मतलब अपने 5 नंबर आप वेस्ट कर रहे हो। तो इस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की कि कौन सा सेक्शन आपको कितनी देर में कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो टोटल मिलाकर हमारे पास 3 घंटे का टाइम पेपर के लिए होता है। 3 घंटे का मतलब है कि हमारे पास 180 मिनट्स होते हैं, और हमारे पास 80 मार्क्स का पेपर है। यानी अगर हम 1 मार्क्स के लिए देखें तो हमें कितना टाइम मिल रहा है, तो 180 को मैंने डिवाइड कर दिया 80 से, तो लगभग लगभग 2.25 मिनट हमें इसमें मिलेंगे, ठीक है। लगभग लगभग, मैं इसको अगर आप पूरा कैलकुलेट करना चाहो तो पूरा कैलकुलेट कर लो ऐसे, ठीक है। 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 पंजे 20, तो लगभग लगभग 2 मिनट, में 2 मिनट लेके चल रहा हूँ कि मुझे एक नंबर के लिए 1 मार्क के लिए मुझे लगभग 2 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन ए पर। सेक्शन ए, सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का सेक्शन है। सेक्शन बी, सेक्शन बी के अंदर कितने 5 क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं, और 5 ही क्वेश्चन है ना, कहाँ गया सैम्पल पेपर। सेक्शन ए में, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का मतलब हो गया 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स आपके ये बन गए। फिर सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 6 3 18, 18 मार्क्स का ये है। फिर सेक्शन डी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 मार्क्स के, तो 20 मार्क्स आपके ये बन गए। और सेक्शन ई जो है उसमें 3 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के, तो 12 मार्क्स हमारे ये बन गए। तो इस तरह से टोटल आ गया आपके पास 8 2 10, ठीक है, 2 3 4 4 3 7 और 1 8, 80 मार्क्स। ये हमारा पेपर है। अब इसमें जैसे हमने निकाला कि भाई एक नंबर का मतलब है 2 मिनट, तो उस हिसाब से अगर हम सेक्शन ए को करते हैं तो ये 40 मिनट्स का सेक्शन बना, और ये 10 2 20 मिनट्स का सेक्शन बना, ये 36 मिनट का सेक्शन बन गया, और ये आपके पास 40 मिनट का सेक्शन बना,
उसके बाद ये आपके पास 24 मिनट का ये सेक्शन बना। ठीक है, तो टोटल मिलाकर कितने मिनट्स हो गए देखो, 6 4 10, 4 2 6 3 9, 4 13, 13 और 2 15 और 1 16, 160 मिनट्स। तो 180 हमारे पास टोटल था, 180 मिनट्स। उस 180 मिनट्स में से 160 मिनट आपके पास निकल गए, तो रह गया आपके पास 20 मिनट्स। और ये 20 मिनट्स किस चीज़ के लिए हैं? रिवीजन के लिए। ठीक है, ये रिवीजन के लिए। तो लेकिन इसमें से मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँगा, थोड़ा सा मॉडिफाई मैं करना चाहूँगा, क्योंकि जो सेक्शन ए हमारे पास है 20 मार्क्स का, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन एक ही नंबर का है। अगर वो आपका सही है तो पूरा 1 नंबर मिलेगा, वो गलत है तो कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरा, ये सेक्शन 20 जो क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन करने के लिए 40 मिनट काफ़ी इसमें ज़्यादा है, 40 मिनट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस 40 मिनट में से मैं यहाँ से इसको सिर्फ 25 मिनट देना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट। क्योंकि इसका कुछ पार्ट ऐसा होगा जो हम सेक्शन जो हमारा जो रीडिंग टाइम होगा ना, उसमें हमें कुछ 2 4 5 क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली उसमें से कर लोगे, क्योंकि आपने सैम्पल पेपर में भी देखा है, प्रीवियस ईयर में भी देखा है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर उसका टिक किया, खत्म कहानी। तो यहाँ से 20 से 25 मिनट का टाइम इनके लिए इनफ है, इससे ज़्यादा इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत है भी नहीं। अगर लगता है, मैं तो ये कहता हूँ, अगर 20 से 25 मिनट से ज़्यादा टाइम इसमें लगता है तो बेशक आप वो क्वेश्चन छोड़ दो, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप बेशक इसके छोड़ दो। लेकिन जो बाकी सेक्शन है वहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। तो इनफैक्ट इसमें से आप 20 ही मिनट कोशिश करो कि जब आप प्रैक्टिस करते हो सैम्पल पेपर, तो 20 मिनट के अंदर ही आप ही करने की कोशिश करो, क्योंकि 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है उसमें से आप 5 7 मिनट यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, उसके रीडिंग करने के लिए, साथ साथ अपने आंसर टिक करने के लिए। अब ये जो 20 मिनट यहाँ से हमने निकाले, ये 20 मिनट आपको कहाँ देने चाहिए? सेक्शन डी में बड़े क्वेश्चन आएंगे तो 10 मिनट आप यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करो, और सेक्शन जो सी होगा केस स्टडी का, सेक्शन ई, उसके अंदर भी आप 10 मिनट यहाँ पर ऐड करो। तो वहाँ के जो 20 मिनट है वो यहाँ पर आप 20 मिनट दो, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर 5 नंबर का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपने कुछ 3 4 स्टेप भी ठीक कर दिए तो 2 3 नंबर तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर वो गलत है तो वहाँ पर एक ही नंबर आपका जाएगा। ठीक है, और वो अगर आपने मतलब पूरा वर्किंग भी कर ली और आंसर आपका गलत आया तो 1 नंबर में कुछ नहीं मिलना, उसमें आधा नहीं मिलेगा कि टीचर कहेगा चलो वर्किंग कर रखी है बच्चे ने, चलो आधा दे दो, नहीं मिलेगा। या तो 1 या 0, उसमें ये ऑप्शन रहेगा। वो आधा तभी दे सकता है जब आपको पास होने के लिए आधे नंबर की ज़रूरत है और कहीं और स्कोप नहीं है, तो चलो यार आधा नंबर इसको यहाँ पर दे देते हैं, तब वो दे सकता है। एक नंबर वाले क्वेश्चन में आधा, अदरवाइज नहीं देगा। तो यानी यहाँ पर आप इन टाइम को यूटिलाइज करो। ये जो सेक्शन सी है, डी है आपका, इसमें आप 50 मिनट दो, 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, तो आप इसको 50 मिनट में आराम से इसको कर सकते हो। तो इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करो, और जो आप सैम्पल पेपर सभी प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आप ये टाइम को ध्यान रखते हुए करो कि आपको ये सेक्शन इतनी देर में कंप्लीट करने हैं, ताकि 20 मिनट के लिए आपके पास रिवीजन के लिए बचे ही बचे। 15 से 20 मिनट अगर रिवीजन के लिए बचाते हो तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आप अपने 4 5 नंबर आप अपने बचाओगे। क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं तो बहुत सी गलतियाँ, हम छोटी मोटी गलतियाँ छोड़ देते हैं। कहीं पर हमने यूनिट नहीं लिखी हुई है, ठीक है, कहीं पर हमने सॉल्व कर दिया है लेकिन अपने आंसर को एक्सप्लेन नहीं करा है। आंसर उसने जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें आंसर वर्ड्स में पूछता है, तो आपको भी अपना आंसर वर्ड्स में देना चाहिए। ये नहीं कि एक्स की वैल्यू निकाल के वहीं पर छोड़ दिया। कहीं पर हमने एक्स वाई यूज़ किया लेकिन उसको मेंशन ही नहीं किया कि एक्स क्या है और वाई क्या है, हमने क्वेश्चन सीधा करना स्टार्ट कर दिया। जैसे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, आपने सीधा फार्मूला लगाया, आंसर निकाल दिया, लेकिन आपने ये बताया ही नहीं वहाँ पर कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स एंड द स्पीड ऑफ करंट इज वाई। तो अगर आपने वो मेंशन नहीं करा है तो वो नंबर आपका कट सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ आप वहाँ पर जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन के अंदर आपको ये गलतियाँ मिल सकती हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन कोई अगर आपका रह गया तो आप वो भी उस समय में कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास 15 से 20 मिनट लास्ट में बचने चाहिए। अब ये बचाने का तरीका यही है कि हम इस तरीके से अपनी प्लानिंग करें। कहीं से अगर हमारा टाइम और बच सकता है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, लेकिन कम से कम इतने टाइम के अंदर आपका ये पेपर होना चाहिए। अब जब आप सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो, सैम्पल पेपर जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस प्रैक्टिस में आपको ध्यान देना है कि ये जो बताया तरीका आप इसको फॉलो करें, और एक सैम्पल पेपर करने के बाद एनालाइज करें उस सैम्पल पेपर को कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं, कौन कौन से टॉपिक्स अभी आपके वीक हैं, और उन टॉपिक्स के ऊपर मेहनत करके फिर अगला पेपर करो।
2 पेपर मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दे दिया है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो वो यहाँ पर ड्राइव लिंक एक मिलेगा आपको, वहाँ पर जाके 2 पेपर आपको मिले विद मार्किंग स्कीम। वो दोनों पेपर आप लोग डाउनलोड कर लो, उसको हम 6 तारीख और 7 तारीख को लाइव सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप सॉल्व करके रखना, ठीक है, ताकि आप मैच कर सको कि आपके आंसर या आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो कितनी ठीक है कितनी गलत है। और साथ साथ जब आप लाइव में चेक करोगे तो अपने साथ उसको मार्क भी करते जाना और टोटल करना लास्ट में कि आपको कितने आंसर मिले हैं, कितने जो मार्क्स हैं वो आपको मिले हैं, कितने आंसर आपके ठीक हैं। तो होपफुली ये सारी जो चीज़ें हैं ये लोग आप लोग फॉलो करेंगे और अपना एक एक मिनट बचा के रखेंगे। हर मिनट आपके लिए कीमती है। 1 मिनट का मतलब है कि आप 1 नंबर अपना वेस्ट कर रहे हो। 1 मिनट वेस्ट कर रहे हो मतलब आप 1 नंबर अपना वेस्ट कर रहे हो। एग्जामिनेशन हॉल में कुछ इधर उधर दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको अपना पेपर जितना आता है वो आप फिनिश करो। वो फिनिश करने के बाद फिर आप दाएं देखो बाएं देखो, फिर कोई समस्या नहीं है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।